नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चैत्र प्रतिपदा के दिन उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ किया है। वहीं सीएम धामी ने आज पूर्णागिरि धाम पहुंचे, जहां स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि मां पूर्णागिरि धाम मेला उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में से एक है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। वाले सभी हर एक प्रकार से दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेगी और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने। उस सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2-3-4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गुरगी का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराई का स्थान हो, गढ़पुर मैया का स्थान है, बयानुरा बाबा का स्थान है, श्यामला ताल है। ऐसे स्थानों की यात्रा लोग करें। रीठा साहब की इसी में मायावती अद्वैत मायावती आश्रम भी इसी जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार के सर्किट बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। और मेला केवल 3 महीने का मेला न होकर आने वाले समय में पूरे साल भर का मेला हो, साल भर यहाँ यात्रा चले, इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। तो वही खबर देहरादून से है, जहां बेरोजगार संगठन के पूर्व अध्यक्ष और जनहित के विषयों पर आंदोलन करने वाले बॉबी पवार ने एक बार फिर शासन की कमियों को उजागर करने का काम किया है। तो वही बॉबी पवार ने कहा है कि पेयजल निगम में उच्च अधिकारियों की तरफ से भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कृपा बरसाई जा रही है। साथ ही कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दाखिल हो चुके हैं, फिर भी पदोन्नति का लाभ देने का काम हो रहा है। तो वही कहा कि सूचना आयोग में भी मैन पावर की कमी है, जिसके चलते आम जनता की सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं और सरकार का ध्यान भी इस ओर नहीं जा रहा है। आपको बता दें, देहरादून से खबर है, जहां बॉबी पवार ने यह मोर्चा खोला है, जहां उन्होंने कमियों को उजागर करने का काम किया है। साथ ही कहा है कि सूचना आयोग में मैन पावर की कमी है। देखिए, आज का जो विषय था वो ये है कि एक ऐसा कर्मचारी जो 2005 में यहाँ पर आया और उसके बाद विभागों में काम करना शुरू किया और वर्तमान समय में उसकी संपत्ति पर अगर नज़र डाली जाए और संपत्ति का पूरा मामला हमारे पास है तो लगभग करोड़ों में वो संपत्तियाँ आ जाती है। इसके अलावा उनकी 2 फर्में हैं। एक फर्म के द्वारा वो जो ठेकेदारों को काम दिया जाता था, उसमें वो जो मटेरियल होता था उसकी सप्लाई करता था और अप्रत्यक्ष रूप से वो ठेकेदारी करता था। दूसरी फर्म जो है, जो उसके अपने पत्नी के नाम से हैं, उस फर्म के माध्यम से इस उत्तराखंड में उन्होंने कई एग्रीकल्चर लैंड और कई तमाम प्रकार की और ज़मीनें खरीदी हैं और उन ज़मीनों का जब आंकलन किया गया तो लगभग कई करोड़ों में वो ज़मीनों का मूल्य है। और ये व्यक्ति ऐसा है कि जिसके खिलाफ पूर्व में भी बहुत सी प्रतिकूल प्रविष्टियां लगी हैं और जांच में दोषी ठहराया गया है। बावजूद उसके इस पर कार्रवाई होने के बजाय इन्हें प्रमोशन पे प्रमोशन दिया जा रहा है। ऐसा सुनने में आया कि बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं की शय के कारण ये हो रहा है और कुछ अधिकारियों के ब्लैक मनी को ये वाइट करने की कोशिश वो करता है, ऐसी भी सूचना है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इस व्यक्ति के द्वारा या इस व्यक्ति के खिलाफ एक ठेकेदार ने अपने शपथ पत्र में एक शिकायत दी है कि मेरे से 10 लाख रुपए काम के नाम पर इन्होंने लिए कि मैं आपको काम दिलाऊंगा, बड़ा गंभीर विषय है। अगर शपथ पत्र के माध्यम से किसी ने शिकायत दी है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा जिस प्रकार से हमारे द्वारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था
कि 1,75,000 की नौकरी जो अभी बांटी गई थी एक लखनऊ से लाए हुए व्यक्ति को, तो उसमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि वो नौकरी प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री है विभागीय, उनके सिफारिश के आधार पर ये दी गई थी। तो हमारी जो कार्रवाई शहरी विकास निदेशालय और विभाग की ओर जो चल रही थी वो निश्चित तौर पर अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ अब जाएगी। तो वही खबर देहरादून से है, जहां क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने मोबाइल वैन कैंप के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। तो वही अब तक 5 बार कैंप लगाकर 600 से अधिक पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। तो वही क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा है कि हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 5 कैंप आयोजित किए हैं, जिनमें 600 से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अब रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से मोबाइल वैन कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप 3 दिन चलेगा, जिसमें नए और पुनः निर्गमन श्रेणी के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। कई खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग कर्मचारी का शव कार्यालय में फंदे से लटका मिला। जहां मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वही आपको बता दें कि उत्तराखंड सिंचाई विभाग में चौकीदार की नौकरी करने वाले अर्जुन कश्यप का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सीढ़ियों की रेलिंग पर रस्सी से लटका हुआ मिला है। तो वही अर्जुन सिंचाई परिकल्प संस्थान रुड़की में कार्यरत है, जहां आपको बता दें बुधवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उनकी ड्यूटी कार्यालय में थी, लेकिन गुरुवार को वह घर नहीं पहुंचे। तो वहीं 2 दिन की कार्यालय में छुट्टी भी थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका आता पता नहीं चला, जिसके बाद आज कार्यालय में उसका शव सीढ़ियों में लटका हुआ मिला। वहीं किसी कर्मचारी ने उसका शव फंदे से लटका होने की सूचना कार्यालय के उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद परिजनों और पुलिस को मामले की जानकारी भी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव फंदे से उतरवाया और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया और आगे की जांच में जुटी। परिवार के लोग आ गए हैं, कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे चौकीदार का काम करता है। मौके पे आ गए हैं हम लोग, जांच चल रही है अभी, ठीक है। जैसा भी आएगा जांच में तो उसके अनुसार ही इसका विषय है, फिर जांच में देखेंगे जो भी होता है, फिर उसके हिसाब से ही जो है कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पर आता वो घर था, और यहाँ से ये जो कर्जे वाले कहते हैं वो बच्चा अंदर को पे आकर महाराज जी गजनदर नाम का आदमी है, एक पर कर्मचारी एरिकेशन में कुछ बाहर के आदमी कुछ होता नुकारे तो हमारा 8-10-12 लाख रुपए एड्रेस पर जुटो ही काम होते। वो ड्यूटी करता जी, मेरा पति की जगह मेरा चौकीदार था, मेरे आदमी की जगह पापा की जगह ड्यूटी पर करता। ड्यूटी पर 10 बजे रात आ लिया था यहाँ से, वो बुधवार की रात को। आपको कैसे पता चला? मन ने भेजा था उसे, पता कैसे चला कि मारा है? नहीं हमें पता नहीं, यहाँ नहीं पता चला मारा है कद को। जब गेट यहाँ से खुला जी, जो वो टंगा हुआ मिला, जिनने वो टांग रखा मार कर। ऐसे मेरे पास जो हमारे मेट है श्री अमर सिंह, उनका फोन आया कि जो हमारे चौकीदार हैं वो 12 तारीख को ड्यूटी पे आए थे, उसके बाद से लगातार गायब हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि जी उसके घर वालों को डाउट है कहीं अंदर ही ना ऑफिस में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया तो मैं ऑफिस पहुंचा, उसके घर वालों के साथ में और ऑफिस के और कॉलोनी के कुछ लोग थे, उनके साथ में हमने ऑफिस का गेट खोला तो वो अंदर में फिर लटका हुआ दिखा हमें। फिर हमने पुलिस को सूचना दी और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस ये 12 तारीख की रात से को ड्यूटी पे आया था सर, उसके बाद से लगातार गया। उसके बाद होली की छुट्टी थी सर, ऑफिस बंद। चौकीदार तो थे सर, लेकिन क्या नाम है हमारे पास चौकीदार कम है, तो फिर होली पे बंद ही था ऑफिस। अच्छा। अब साथियों के दौरान वो तो सर वो बताएंगे किसके ऊपर डाउट है। सीसीटीवी हमारे सर बंद तो है, हम लगवाने के लिए देख रहे थे, मंडे से हमारी बात थी। सीसीटीवी हमारे बंद थे, हम नहीं लगाने वाले थे। तो जिम्मेदारी है सर, हमने सूचना दी थी अपने अधिकारियों को और सीसीटीवी लगाने के लिए वो लगाने के लिए कह रहे थे। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना RDSS के अंतर्गत प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर की स्थापना के कार्य गतिमान पर हैं। तो इस योजना के तहत उत्तराखंड के 15.87 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर की स्थापना तथा परिवर्तकों और फीडर्स पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो यह योजना पूरे देश में चल रही है तथा कई राज्यों में लाखों स्मार्ट मीटर लगाए भी जा चुके हैं। तो इसी क्रम में आज 15 मार्च 2025 को UPCL टीम द्वारा
सीएम पुष्कर सिंह धामी के निजी आवास तराई नगला खटीमा परिसर में स्मार्ट मीटर की स्थापना की गई। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री जी द्वारा स्मार्ट मीटर के बारे में विस्तार से जानकारी भी प्राप्त की गई थी तथा किस प्रकार मीटर का ऑनलाइन डाटा मोबाइल पर देखा जा सकता है, इसके बारे में यूपीसीएल अधीक्षक अभियंता श्री शेखर त्रिपाठी जी द्वारा अवगत कराया गया। तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस नेताओं पर जुबानी हमला बोला है। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की खबरों के बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, उसे कोई जरूरत ही नहीं है कांग्रेस स्लीपर सेल की है जो अब डूबते हुए हैं पर लड़खड़ाती हुई कांग्रेस रूपी जहाज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का यह जुबानी हमला है जहां कमलेश रमन का कांग्रेस पर हमला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी लड़खड़ाते हुए और डूबते हुए कांग्रेस के जहाज में अपने स्लीपर सेल छोड़ने की। कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर, अपने ही नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो क्यों नहीं उनको इंगित करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते, क्यों नहीं उनको जो है कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने का काम करते अगर उन्हें लगता है। लेकिन खाली बयानबाजी करके और सिर्फ आरोप लगाना सत्ता पक्ष के ऊपर उनकी निराशा को दिखलाता है, उनकी बौखलाहट दिखलाता है। उनके अंदर इतनी निराशा भर चुकी है कांग्रेस के कि वो अपने नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं करते और आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने का काम करते हैं। तो उनको अपनी हार के ऊपर मंथन करना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और संगठन को मजबूती की ओर ले जाना चाहिए, बनस्पत इसके कि केवल और वो आरोप लगाने का काम करें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर अपना काम करना चाहिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है जहां नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद लेकिन कार्रवाई भी नहीं हो रही थी। अब ऐसे में दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराया जा रहा है। को बता दें, नगर निगम ने इस काम को बखूबी संभाल लिया है। इसके लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, तो वहीं अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। तो आपको बता दें, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम भी शुरू कर दिया गया है। जहां नगर निगम की प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कहा है कि इन सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इस बार योजना के अनुरूप जैसे लाइटमैन और कोर टीम, इन सबके मोबाइल नंबर और नाम हर वार्ड में चस्पा किए जाएंगे। तो अगर किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो वहां के स्थानीय निवासी लाइनमैन या कोर टीम से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप अपने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत कर सकते हैं। तो वहीं निगम की टीम तुरंत आपके क्षेत्र में आएगी और लाइट की मेंटेनेंस करेगी। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर देहरादून से है जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाड़ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इस साल गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए जाने को लेकर किसानों की घोर उपेक्षा बताया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए मात्र 2 मिनट के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास कर लेती है, लेकिन आम जनमानस का पेट भरने वाले किसान के गन्ना मूल्य को 1 रुपए भी नहीं बढ़ाना और उनकी घोर उपेक्षा भी कर रही है। तो वही गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ने का सीधा मतलब है कि सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य को पहले से कम कर दिया है, जो कि किसानों के साथ घोर अन्याय है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को गन्ने के प्रति चिंता जतानी चाहिए, बढ़ावा देने के लिए योजना भी बनानी चाहिए।
देखिए, सरकार जो इस समय शासित है भाजपा, धाकड़धामी सरकार, कहाँ इनमें किसानों की सोच है? किसान वाकई सरवाइव कर रहे हैं। न्यूनतम खरीद मूल्य उसमें बढ़ोतरी न होना, तो सरकार इस तरफ इशारा कर रही है कि हमें वाकई किसानों से कोई लेना देना नहीं। आप सोचिए, जो किसान इतनी मेहनत करके गन्ने की उपज को उगा रहा है, सुबह से शाम का उसका पसीना होता है उसमें, पूरे परिवार का, और आज सरकार उनकी तरफ ध्यान न दे। आज जो स्थितियां सरकार ने बना रखी हैं, और वाकई बहुत चिंतनीय विषय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार को आगाह करती है कि किसान के प्रति अगर कहीं द्वेषपूर्ण रवैया अगर सरकार का रहा, धाकड़धामी सरकार का, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आंदोलनरत होगी किसानों के हित में। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की सिटकुल रोड पर तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर 6 बार पलटी खाई है। तो ये आपको बता दें, जिससे कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। तो वहीं घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार कार तेजी से हरिद्वार की ओर जा रही थी, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे खंबे से टकराकर पलट गई। तो वहीं इस भयानक हादसे में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड में शनिवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें, देहरादून के लोखंडी के पास एक तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है तथा चक्राता के माध्यम से एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली है कि लोखंडी के पास बुंदेल रोड पर एक ऑल्टो कार खाई में गिर गई है। वहीं सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी राजेश कुमार के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना भी हुई। तो वहीं कार के चक्राता के लोखंडी के पास अनियंत्रित होकर लगभग 900 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से 4 लोग सवार थे। तो वहीं आपको बता दें, यह हादसा दर्दनाक हादसा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है, जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रसर भी हो रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन चारधाम यात्रा भी संचालित करने का आह्वान किया जाएगा। तो ये आपको बता दें, ग्रीन यात्रा की थीम पर पर्यावरण को संरक्षित करने और बिना प्लास्टिक की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो आपको बता दें, यह ग्रीन यात्रा की थीम पर उत्तराखंड में विकास किया जाएगा, जहां ग्रीन गेम्स के बाद अब यह ग्रीन यात्रा किया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है, लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में वन विभाग के पेड़ों को काटने के लिए प्रदेश के भीतर अलग कानून है, जिसमें चक्राता क्षेत्र के लिए अलग और पूरे प्रदेश के लिए अलग कानून है। अब ऐसे में वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो चक्राता क्षेत्र में पेड़ों के अवैध कटान की शिकायतें अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है। तो वहीं साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण तस्करी की संभावनाएं भी ज्यादा है। तो ऐसे में इसलिए विभाग की तरफ से उस क्षेत्र में पेड़ों के काटने की अनुमति मिलने के बाद भी पेड़ों को काटने के लिए वन निगम को अधिकृत किया गया है, जिससे तस्करी को रोका जा सके। देखिए, चक्राता की शिकायतें बहुत पहले से आती हैं, इसीलिए पूरे प्रदेश से इतर चक्राता डिवीजन में जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपनी जमीन पे पेड़ काटने की जो अनुमति का प्राविधान है, उसमें केवल चक्राता में है, जहां पेड़ की परमिशन देने के बाद पेड़ को केवल वन निगम काटेगा।
जिस व्यक्ति के जमीन में पेड़ है उसको काटने की अनुमति नहीं है। उसको अनुमति अगर मिलेगी तो वो पेड़ वन निगम ही काटेगा, ताकि इलिसिट फेलिंग जो है उसको रोका जा सके। इसलिए ये काफ़ी बार चक्रधरता के जनप्रतिनिधियों ने कहा भी, इतना पूरे प्रदेश से इतर हमारे यहाँ व्यवस्था क्यों है, लेकिन उसका यही कारण है कि वहाँ पर इलिसिट फेलिंग बहुत होती है। इसलिए वन वहाँ पर निजी जमीन में भी पेड़ काटने का अधिकार केवल वन निगम को दिया गया है। तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग कॉलोनियों के खिलाफ हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब इसी क्रम में हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बार फिर अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिया पोता क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर भी चला दिया है। तो ये आपको बता दें कि दोनों प्लॉटिंग कॉलोनियां अवैध तरीके से विकसित की जा रही थी। तो वहीं अवैध कॉलोनियों में कई लोगों ने निवेश भी किया था, जिनके लाखों रुपए अब यहाँ फंस गए हैं। तो ये आपको बता दें कि बीते बुधवार को ग्राम जिया पोता काटरपुर मार्ग हरिद्वार में भगवती विहार के पीछे स्थित लगभग 10 बीघा भूमि क्षेत्रफल पर प्रतीक अग्रवाल द्वारा कॉलोनी विकसित की जा रही थी। तो वहीं इस कॉलोनी को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था, क्योंकि कोई ले आउट पास नहीं कराया गया था। इसके बाद भी यहाँ बुलडोजर चला दिया गया। वहीं खबर रुद्रपुर से, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पिछले लंबे समय से पेंडिंग फाइलों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश भी दिए थे। तो वहीं साथ ही अनियमितता मिलने पर कई कर्मचारियों को स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो आपको बता दें, उन्होंने जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया को समस्त पटलों का समय समय पर निरीक्षण करने के लिए कहा है। तो वहीं जानकारी के अनुसार दीपक रावत के द्वारा रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर पहले कलेक्ट्रेट परिसर में बनने वाली पार्किंग का शिलान्यास किया गया। तो वहीं उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर देखिए, जो एनुअल इंस्पेक्शन होता है कलेक्ट्रेट का, वो अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैंने इसमें एक तो जो एडीएम एफआर का कोर्ट है उसका इंस्पेक्शन किया है, और जो नकलों का एक सेक्शन होता है जहाँ से नकलें हम ले सकते हैं, चाहे वो पुरानी खतौनी की हो, पुराने नक्शे की नकल हो, या पुराने कोर्ट्स के आदेश उनकी नकल हो। तो एक तो जो एडीएम के कोर्ट में मुझे कुछ खामियां लगी हैं कि एक तो बहुत सी जगहों पे जो इसमें लर्नर एडवोकेट्स हैं या गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, उनके सिग्नेचर्स नहीं हैं। दूसरा, बहुत से मामलों में जहाँ पे कि सरकार की ओर से पैरवी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा अवसर लगातार दिया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट की मंशा है, राज्य परिषद की भी मंशा है कि जो पुराने केसेस हैं इनको हम एड्रेस करें। और मान लीजिए कोई 10 साल पुराना मामला है, 8 साल पुराना मामला है, तो इसको वरीयता मिले। और पहले ये तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार के पास पर्याप्त संख्या में एमबीबीएस चिकित्सक उपलब्ध हैं। तो ये ऐसे में अब सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। तो वही इसके लिए सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम की संख्या भी बढ़ा रही है। तो उन्होंने कहा कि अब राजकीय कॉलेजों से ही विशेषज्ञ चिकित्सक राज्य को मिलेंगे, तो हमारे दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में जहां इनकी जरूरत है वहां आसानी से उपलब्धता हो सके। देखिए, जो है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में जहाँ तक चिकित्सालय की बात है, वहाँ पे 500 बेड हमारे तैयार हो चुके हैं। और मेडिकल कॉलेज जहाँ पर जो है पढ़ाई होती है, हमारे लैब होते हैं, जहाँ पे छात्रावास है, जहाँ पे जो है लाइब्रेरी होती है, वो वाला परिसर जो है हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा था। लगभग 40% जो है करीब करीब जो है निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुझे लगता है 2025 में हम जो है आवेदन कर लेंगे। और मुझे लगता है कि एक वर्ष में जो है लगता है कि जो है हमारे जो है उत्तराखंड राज्य के जो भी जो है मेडिकल के सेक्टर में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का जिनका सपना है, उनको और भी अधिक अवसर मिल सकेंगे। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए एंजॉय वॉइस के साथ। नमस्कार।